हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल और आज का जो लेक्चर हमारा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल पर। इलेक्ट्रिक डायपोल आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पार्ट है और आज के पूरे लेक्चर के अंदर हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे टॉपिक को आप ठीक से स्टडी कीजिएगा और हर पॉइंट को आप अपने नोट्स में नोट करते जाइएगा हमारे साथ, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, और आज के लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं उसका एक फ्लो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, देन हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, किसके थ्रू, ड्यू टू डायपोल के थ्रू। तो आज का ये पूरा हमारा फ्लो होने वाला है जिसमें सभी टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं आज के लेक्चर को हम स्टार्ट, और सबसे पहले डिस्कशन हम यहाँ करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल पर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? तो डायपोल का मतलब तो दो पोल वाला, और बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक की। तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर जो हम स्टडी करते आए हैं उसमें हमने शुरुआत से ही इलेक्ट्रिक चार्ज को लिया है। तो यहाँ भी जो दो पोल हमको मिलने वाले हैं वो दोनों ही किसके होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिस पर बनने वाले होंगे। तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। कैसे बनाएंगे? तो व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट, दो आपको चार्ज लेने हैं इक्वल इक्वल, एक अगर +2 माइक्रोकूलम है तो दूसरा आपके पास -2 माइक्रोकूलम होना चाहिए। दोनों की मैग्नीट्यूड वैल्यू कैसी है, इक्वल, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। इन दोनों चार्ज को अटैच कर देना है एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। इन दोनों चार्ज के बीच में कोई एक पर्टिकुलर और फिक्स डिस्टेंस होगा। तो इस तरह से हमें जो मिलता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है? एक +q चार्ज ले लिया, एक -q चार्ज ले लिया, और इन दोनों चार्ज को हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अरेंज कर लिया। तो इस तरह से आपके पास एक सिस्टम आता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो ये रहा आपके पास एक माइनस चार्ज और ये रहा हमारे पास दूसरा +q चार्ज। इन दोनों के बीच ये हमने एक सेपरेशन क्रिएट कर लिया। अब इन दोनों के बीच में कोई एक सेंटर होगा, तो इस सेंटर O से इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस L रहेगा, और इस सेंटर O से इस नेगेटिव का डिस्टेंस भी कितना है, L है। अगर आप माइनस से प्लस की डिस्टेंस की डिस्कस करेंगे तो इस L से इस L को ऐड कर लो, तो टोटल डिस्टेंस आपको मिल जाएगी 2L, जो कि इस डायपोल का साइज भी होता है। ओके, अब इस 2L को यहां बोला जाता है इफेक्टिव लेंथ। दो चार्ज जो इक्वल और अपोजिट हैं, एक दूसरे से जिस फिक्स डिस्टेंस पर वो अटैच हैं, उस डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं 2L से, और इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास ये सिस्टम डेवलप होता है। इस सिस्टम का नाम रखा हमने इलेक्ट्रिक डायपोल, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बेसिस पर हमने इस डायपोल को बनाया है। क्लियर है? अब नेचर में आपको ये डायपोल कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो नेचर में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, मॉलिक्यूल्स। उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ लिए हैं, जैसे हमारे पास एक NaCl, दूसरा H2O है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड, आप सभी को पता है कि जो सोडियम यहाँ पर है इसका जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, और जो क्लोराइड है इसका नेट चार्ज नेगेटिव होता है। तो प्लस और माइनस दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं किसको, NaCl को। इस NaCl का नेट चार्ज कितना, तो यहां पर इसका नेट चार्ज तो कितना है, 0। प्लस से अगर माइनस को आप ऐड करोगे तो नेट रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, 0। लेकिन इन दोनों के बीच में जब ये NaCl बनता है तो एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, इस वजह से इनके बीच एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाती है, और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। कैसे बनते हैं?
तो जब भी सोडियम और क्लोराइड कंबाइन होते हैं, कुछ विघटन होता है इन पर, उस समय क्या बनती है, मॉलिक्यूल बनती है। तो सोडियम का एक एटम लिया हमने, एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास होता है। अब उस पॉजिटिव चार्ज का हमने एक सेंटर कंसीडर किया, वो है मान लीजिए सोडियम के एटम के जस्ट सेंटर पर। दूसरा हम क्लोराइड एटम लेते हैं, सोडियम से थोड़ा सा बड़ा, इसका नेट चार्ज कितना है, नेगेटिव है। अब आप जब सोडियम और क्लोराइड दोनों को कंबाइन करते हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको डिक्रीज करते करते एक दूसरे के नियर लेके आते हैं, तो जैसे ही दोनों एटम नियर आएंगे, इनका जो सरफेस है ये सरफेस जाके एक दूसरे से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, ये यहाँ पर चिपक जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ से कंबाइन होते हैं सोडियम और क्लोराइड दोनों एटम, तो सोडियम का जो नेट चार्ज है वो उसके सेंटर पर और क्लोराइड का नेट चार्ज इसके सेंटर पर। तो इस तरह से Na और Cl ने मिलकर क्या बनाया, यहाँ पर NaCl। नेट चार्ज इसका क्या हो गया, जीरो। नेट चार्ज इस NaCl पर क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि एक प्लस का सम हम एक नेगेटिव से करेंगे तो नेट रिजल्ट कितना आ जाएगा, इसका जीरो आ जाएगा। लेकिन सोडियम का प्लस चलकर माइनस तक या माइनस चलकर प्लस तक नहीं जा पाता। भाई सरफेस से सरफेस टच हुए ना, ये तो अंदर पेनेट्रेट करके थोड़ी अंदर गए, सरफेस से सरफेस टच होने के बाद ये यहीं पर क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अब सोडियम का प्लस यहाँ सेंटर पर है और क्लोराइड का माइनस यहाँ सेंटर पर है, तो इन दोनों चार्ज के बीच हम देखें तो इस तरह से यहाँ एक सेपरेशन क्रिएट हो रही है। इस सेपरेशन को हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस 2L की हेल्प से। तो इस तरह से आपके दो इक्वल चार्जेस एक दूसरे के ऑपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर क्या हो गए हैं, अरेंज। तो इस तरह से जो NaCl का मॉलिक्यूल है ये अपना एक इलेक्ट्रिक डायपोल यहां से बना लेता है। ऐसा ही कुछ हमारे H2O के साथ भी होता है। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और इसका नेट चार्ज माइनस, जो कि इसके कहाँ है, सेंटर पर है। अब हाइड्रोजन इसके साथ कुछ इस तरह से 120 डिग्री के एंगल पर लगे होते हैं, एक पॉजिटिव इसके पास है, एक पॉजिटिव इसके पास है। अब ये पॉजिटिव इन दोनों के पॉजिटिव का सेंटर हम निकालते हैं तो वो यहां कहीं हमको दिखाई देता है, यहां मिलता है बीच सेंटर पॉइंट पर। अब देखो इन दोनों का पॉजिटिव यहां पर और ये नेगेटिव यहां पर, इन दोनों चार्ज के बीच में फिर से एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाती है और इस तरह से आपके हाइड्रोजन का, आपके H2O का जो मॉलिक्यूल है ये अपना एक इलेक्ट्रिक डायपोल यहां से जनरेट कर लेता है। तो नेचर में वो मॉलिक्यूल्स जो खुद से जब वो बनते हैं, जब उनके एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो खुद का अपना क्या कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम जो हमारा है हर मॉलिक्यूल बना रहा है। अब नेचर में होता क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स तो जैसे NaCl ले लो, H2O ले लो, इनको आप जैसे ही कंबाइन करोगे H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा और NaCl में सोडियम और क्लोराइड का कॉम्बिनेशन होगा। तो जैसे ही इन एटम्स के कॉम्बिनेशन होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वैसे ही ये क्या कर लेते हैं, अपना इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं। लेकिन नेचर में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनके बनने पर वो अपना इलेक्ट्रिक डायपोल जनरेट नहीं कर पाते हैं, मींस उनके प्लस और माइनस के बीच एक सेपरेशन क्रिएट नहीं हो पाता है। होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल जिनका प्लस और माइनस एक ही सेंटर पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इन दोनों के बीच सेपरेशन नहीं है और अगर सेपरेशन नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल भी नहीं बनाएंगे। हर डायपोल को बनाने के लिए इन दोनों चार्ज के बीच हमको क्या चाहिए, एक सेपरेशन जरूरत पड़ेगी। क्लियर, उसी का नाम तो हमने डायपोल रखा है। तो इसके बेसिस पर जो खुद से अपना डायपोल बना रहे हैं और दूसरे जो खुद से अपना डायपोल नहीं बना पा रहे हैं, इसके बेसिस पर डायपोल को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 हमारे होंगे पोलर डायपोल। तो पोलर डायपोल्स क्या है, when center of positive and negative charges do not coincide, मतलब एक पॉइंट पर नहीं है, and have distance between them, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, दोनों एक लोकेशन पर प्रेजेंट नहीं है, इन दोनों के बीच क्या है, ऐसा एक सेपरेशन है, एक डिस्टेंस है। ओके, तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जो अपना
एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, ऐसे डायपोल्स हमारे कहलाते हैं पोलर डायपोल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे, अच्छा कौन कौन है ये हमारे पास? ये सोडियम क्लोराइड है, H2O है। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अपना डायपोल क्या करें, खुद से बना रहे हैं। इनके प्लस और माइनस के बीच में एक सेपरेशन तभी बन जाता है जब ये मॉलिक्यूल प्रिपेयर होते हैं। दूसरा, नॉन पोलर डायपोल पर आते हैं हम। तो नॉन पोलर डायपोल्स क्या है? जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर कोइंसाइड, दोनों एक पॉइंट पर है। मतलब जहां प्लस है वहीं पर कौन है? माइनस चार्ज। इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। ओके, तो पहली बात तो डायपोल बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमें इनका डायपोल बनाना है, और डायपोल बनाने के लिए क्या चाहिए? इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट करो आप। और सेपरेशन लाने के लिए इन दोनों चार्जेस को आपको दूर दूर ले जाना पड़ेगा, मींस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ जो फोर्स अप्लाई हम लोग कर सकते हैं चार्ज पर, तो चार्ज पर कौन फोर्स अप्लाई कर सकता है? तो चार्ज पर फोर्स अप्लाई होती है Q नॉट इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। आप कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो इन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इन पर फोर्स लगेगी और दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। So only under the effect of external field a distance is created between the charges। जैसे हमारे पास है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो दो ऑक्सीजन से कुछ इस तरह से क्या है? अरेंज है। अब ऑक्सीजन के पास है एक नेगेटिव चार्ज, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज, और जो कार्बन का नेट पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ है। अब ये माइनस यहाँ, ये माइनस यहाँ, इन दोनों का अगर आप सेंटर ढूंढोगे तो वो एक ही पॉइंट पर मिलेगा जहां पर कार्बन का कौन है? पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों चार्ज का माइनस का सेंटर भी उसी जगह पर है जहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो इस तरह से अब इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो डायपोल बन नहीं रहा है। हमको बनाना है डायपोल, तो हम क्या करते हैं? इस मॉलिक्यूल पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगा दिया। अब दोनों चार्ज जो हमारे प्लस और माइनस थे अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाते हैं, और जैसे ही ये दोनों चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर आते हैं, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगती है वो फील्ड के साथ चले जाता है, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगती है वो फील्ड के अपोजिट मूव करने लग जाता है। और इस तरह से इन दोनों चार्ज के बीच ये सेपरेशन हमारा क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ जो डायपोल बनी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनी है। ये इटसेल्फ अपना कोई डायपोल नहीं बनाते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा था हमने? नॉन पोलर डायपोल। क्लियर? तो डायपोल दो तरह के हो गए हमारे पास, पोलर इलेक्ट्रिक डायपोल्स और नॉन पोलर इलेक्ट्रिक डायपोल्स। इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पर। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या एक्सप्लेन करता है हमें? तो अब हमें क्या करना है, इसमें द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, दो चार्ज है आपके पास, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो उनमें से किसी एक का क्या लेना है अपने को? मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों ही मैग्नीट्यूड में इक्वल है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम चार्जेस। ओके, हाँ, तो हमको क्या करना है? किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है और उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है किसके साथ? द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के साथ। दो चार्ज जो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हैं उस डिस्टेंस को लो, उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड लो, ये माइनस, ये दूसरा हमारा पॉजिटिव, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन हमारे पास है वो 2L है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहता है P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी चार्जेस। इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2L है, इसका मल्टीप्लाई हमने चार्ज से कर लिया, तो ये हमको गिवन करेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको शो करेंगे हम लेटर P से। क्लियर? अब दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ये बहुत स्मॉल है, और हर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या लेंथ आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये वेक्टर है, तो इसका रिजल्ट जो P है ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो P इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन भी होगा, तो इट हैज डायरेक्शन।
कहां पर? तो इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन हमेशा इस माइनस से प्लस की तरफ आपको मिलेगी। क्लियर? तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो नई फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट भी जरूरत पड़ेगी हमको। तो P इक्वल टू फॉर्मूला Q इंटू 2L यूज करो और इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप इसकी यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू चार्ज के लिए कूलम और डिस्टेंस के लिए हम यहाँ यूज करेंगे मीटर का। तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट बन जाता है कूलम इंटू मीटर। यहाँ C कैपिटल ही रखना आप, क्योंकि अक्सर लोग इसको सेंटीमीटर बना लेते हैं। यह सेंटीमीटर नहीं है, C मतलब कूलम। चार्ज को कैलकुलेट करने का यूनिट साइंटिस्ट कूलम के नेम पर बेस्ड है, इसीलिए इसको हमेशा आपको कैपिटल ही रखना पड़ेगा। क्लियर? डायमेंशन बना लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट P का जो डायमेंशन आपको मिलेगा चार्ज और इस डिस्टेंस की हेल्प से निकाल लो। चार्ज का डायमेंशन होता है 80 करंट इंटू टाइम, और डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं L का। तो इसका डायमेंशन बन जाएगा LTA। क्लियर? तो यूनिट, डायमेंशन और डाइपोल का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि इसकी हमको आगे वाले टॉपिक में जरूरत लगने वाली है। इसके बिना हमारा आगे का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है सभी को? आई होप डाइपोल आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल पर। क्या डाइपोल की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है? क्योंकि हमने तो पढ़ा है माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों को एक फिक्स डिस्टेंस पर अरेंज कर लीजिए। अगर इसका नेट चार्ज निकालेंगे हम, तो नेट चार्ज तो इसका हमेशा कितना रहेगा? 0। चार्ज भले ही नेट इसका 0 है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन है, दोनों एक पॉइंट पर तो है नहीं। सेपरेशन है तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से चलकर कहां जाती है? माइनस की तरफ। ये प्लस से कहां गई? माइनस की तरफ। तो ऐसी ढेरों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से निकलकर माइनस की तरफ जा रही है। अब अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को पकड़ के लाएं और लाकर इस फील्ड के अंदर रख दें, तो क्या वो इसमें फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब हमने बनाया था, तब हमने टेस्ट चार्ज का ही क्या किया था? यूज किया था। वो जिधर जिधर गया था उस तरफ हमने क्या बनाए थे? ये इमेजिनरी कर्व्स। तो अगर हम टेस्ट चार्ज को यहां रखें या इधर कहीं रखें, तो सब तरफ क्या है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को यहां से फाइंड करनी है। हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के 3 रास्ते हैं। यहाँ पर कितने हैं? 3 पाथ हमारे पास है। इन तीनों की हेल्प से हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करने वाले हैं। क्लियर? तो पहला रास्ता जो हमारे पास है वो है एंड ऑन पोजीशन। इसको एक्सियल कंडीशन भी बोला जाता है और लॉन्गिट्यूडिनल कंडीशन भी बोला जाता है। नाम तीनों याद रखना, तीनों का एक ही आंसर हमको मिलेगा, एक ही डेरिवेशनल फॉर्मूला हमको मिलने वाला है। फिर अगला है आपके पास ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन, कोएक्सियल, ट्रांसवर्स या इक्वेटोरियल पोजीशन। ये सब एक ही टॉपिक के नेम है। और अगला है आपके पास एट एनी पॉइंट। ये तो कोई भी एक पॉइंट आप टेकन कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट फिक्स है, इनको आप बदल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों है क्या, उस पर आ जाते हैं हम लोग। तो पहली बात करते हैं हम लोग एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल कंडीशन पर। देखो एक्सियल मतलब एक्सिस। तो हमको जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उसको कहां रखेंगे? देखो, ए पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी मेजर्ड लाइज एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। उसको कहां रखना पड़ेगा आपको? डाइपोल की एक्सिस पर। तो पहले जानते हैं हम डाइपोल की एक्सिस कहां बनेगी। तो ये हमारा एक माइनस क्यू चार्ज लिया हमने, और यहां कहीं हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब इसकी जो एक्सिस होती है, ये एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो इन दोनों चार्ज से होकर जाती है। एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन जो दोनों चार्ज से होकर पास होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल।
ये हमारा डायपोल का एक्सिस हो जाता है। अब इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर आप एक पॉइंट पी लीजिए, इस पॉइंट पी पर यहाँ या फिर यहाँ ले लो या फिर यहाँ ले लो, इस एक्सिस पर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर पॉइंट पी कंसीडर करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो इस पोजीशन को बोला जाता है एंड ऑन या एक्सियल कंडीशन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर आते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, ब्रॉड साइड या इसको ट्रांसवर्स भी या नॉन एक्सियल भी आप बोल सकते हैं। ए पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी मेजर्ड लाइज एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब डायपोल का आपको बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। बाइसेक्टर का मतलब होता है ऐसी लाइन जो आपके डायपोल को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मींस इस डायपोल को आधे आधे पार्ट में दोनों तरफ क्या कर दे, वो कट कर दे, डिवाइड कर ले। ये इसका सेंटर और यहां से बनाया हमने ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये सेंटर है, इस लाइन ने आपके डायपोल को दो आधे पार्ट में कट किया है, ये एल है और इस तरफ भी आपका क्या है, एल। तो डायपोल को दो आधे आधे पार्ट में काटने वाली वर्टिकल लाइन क्या कहलाएगी, आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसके किसी भी पॉइंट पर आप अपना पॉइंट पी कंसीडर कर लीजिए। यहां पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इस पोजीशन को हम बोला करेंगे ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन या ट्रांसवर्स कंडीशन। क्लियर है? तो दो मेथड हो गई हमारी, और तीसरा जो हमारे पास है वो है एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट। तो इसके लिए तो कोई स्पेसिफिक लोकेशन है नहीं, आप कहीं भी ले लो। माइनस प्लस ये सेंटर ओ लिया, यहां से हमने उस पॉइंट पी को इधर कहीं कंसीडर कर लिया, तो ये हो गया वो एनी पॉइंट। आप इसको कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं इस डायपोल के आसपास। दो कंडीशन को छोड़ देना, ब्रॉड साइड और एक्सियल, क्योंकि इसके लिए हम कुछ स्पेशल टाइप के डेरिवेशन ही प्रूफ कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए, तो ये था एनी पॉइंट। तो इस तरह से तीनों डेरिवेशन हम वन बाय वन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला डेरिवेशन हमारा जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट द एक्सिस ऑफ डायपोल या एक्सियल कंडीशन या एंड ऑन पोजीशन। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं डायपोल। एक लिया हमने नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर हम लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज को। इन दोनों के बीच में कहीं एक सेंटर पॉइंट मिलेगा जहां से दोनों की डिस्टेंस L और L होगी। अब आपको एक ऐसा पॉइंट यहां टेकन करना है, कहां पर, इस डायपोल की एक्सिस पर, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये रहा AB हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट AB इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल consist by negative and positive charges and having distance between them is 12। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, 12। ओके, नाउ कंसीडर। अब हम कंसीडर करते हैं एक पॉइंट एट द एक्सिस ऑफ डायपोल एट डिस्टेंस r from सेंटर ऑफ डायपोल। ओके, डायपोल का सेंटर लो, ये रहा सेंटर। यहां से r डिस्टेंस लेते हैं और r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P यहां हम कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट P पर आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। क्लियर है?
तो इसकी डिस्टेंस हमेशा कहां से लेनी है आपको, डाइपोल के सेंटर से, ना कि दोनों चार्ज से। क्लियर? चलिए ये काम हो गया हमारा। अब इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे। एक फॉर्मूला की हमको नीड लगेगी, याद कर लो, जिसमें हमने पिछले क्लास में बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ लोकेशन ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसका एक फॉर्मूला आपने डिराइव किया होगा, E इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, क्यू यहाँ पर चार्ज है और आर यहाँ पर डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर। तो अब अपने पास दो चार्ज है, प्लस और पॉइंट पी पर रखा चार्ज कौन है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो ये प्लस इसको रिपेल करेगा, तो इस कारण से ये चार्ज जाएगा इस तरफ। भाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से रिपेल होकर भाग कर दूर जाएगा ना। अब उस पॉजिटिव को जो पी पर रखा है उसको नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, तो उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इधर प्लस रिपेल करेगा, उसके ठीक उल्टा ये चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। क्लियर? अब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्ज की इस पॉइंट पी पर काम करती है, तो पहले बारी बारी से दोनों फील्ड निकालते हैं, फिर इन दोनों वेक्टर्स का हम रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। करें? तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर कितनी लग रही है, पहले वो निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज से कितना फील्ड यहां लग रहा है वो निकाल लो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन बी से लेके पी तक का डिस्टेंस बीपी द होल स्क्वायर। क्लियर? इसको आएगा डिवाइड में। भाई आपको तो चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए ना, तो चार्ज से ये वाला डिस्टेंस तो ये बीपी है, आर तो यहाँ सेंटर से है, तो इस बीपी को हम इस डायग्राम की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस आर है तो बी से पी तक का डिस्टेंस कितना होगा, आर में से इस एल को आप क्या कर लो माइनस, तो बी से पी तक का डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस एल। ये हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाय आर माइनस एल द होल स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लो। इसी तरह से सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू की फील्ड पी पर कितना, माइनस से यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E माइनस क्यू इज इक्वल टू के इंटू चार्ज माइनस का है डिवाइड बाय ए पी द होल स्क्वायर। इस चार्ज की यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमने कंसीडर की कितनी, एपी। अब एपी है कितना, तो यहां तक तो आर है, और इसमें आप क्या कर लो, एल को और ऐड कर लो, ये हो जाएगा आर प्लस एल, और ये आ जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस। बस ये वाली वैल्यू यहाँ एपी की प्लेस पर रख देते हैं। तो E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर प्लस एल द होल स्क्वायर, ये बनता है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो डायपोल जो बना आपका माइनस और प्लस वाला, इसमें जो पॉइंट पी यहां आपने कंसीडर किया है, प्लस वाला इधर रिपेल कर रहा है इसको, और माइनस वाला इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो हम वो निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट टी वो हो जाएगा E नेट इज इक्वल टू E ड्यू टू प्लस क्यू प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू। इन दोनों का आप क्या कर लो, वेक्टर सम कर लो, वही आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कर लेते हैं। तो E इज इक्वल टू प्लस क्यू का फील्ड है के क्यू बाय आर माइनस एल द होल स्क्वायर, प्लस माइनस क्यू का फील्ड है माइनस के क्यू डिवाइड बाय आर प्लस एल द होल स्क्वायर। दोनों वैल्यू हमने पुट कर ली है, जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले लो। तो के क्यू यहां से कॉमन चला गया, बच रहा है आपके पास 1 बाय आर माइनस एल द होल स्क्वायर। ये माइनस प्लस माइनस, यहां बच रहा है आर प्लस एल द होल स्क्वायर।
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। तो ये के क्यू करते हैं एलसीएम, तो नीचे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आर प्लस एल इधर गया तो ये हो जाता है आर प्लस एल द होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल द होल स्क्वायर। ये वाली टर्म इधर चलेगी, मल्टीप्लाई हो चुका है। अब आप ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूले लग रहे हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले लगाओ और इसको एक्सटेंड करके सॉल्व कर लो। तो E इज इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू, अब इसमें a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो आर स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर प्लस 2rl, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ये पहले ब्रैकेट का हमने एक्सटेंशन फॉर्म बना लिया, माइनस अब देखिए ये वाली वैल्यू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस में है, तो यहां जो फॉर्मूला लगेगा हमारा वो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब डिवाइड में देखें तो डिवाइड में इस पावर 2 को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ लगा लिया। अब ये माइनस को अंदर भेजो, सो E इज इक्वल टू के क्यू, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ये अंदर जाएगा इसमें, और प्लस का क्या होगा ये 2rl डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल पावर 2 एज इट इज। अब जो कट सकता है काट लो, आर स्क्वायर एल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। अब बचा है आपके पास के इंटू क्यू और यहाँ पर 2rl यहाँ पे 2rl, टोटल हो गए आपके 4rl। अब इन 4rl को हम क्या कर रहे हैं, 2l को अलग लिख लिया और 2r को अलग लिख लिया, कर सकते हैं ऐसा हम, और डिवाइड में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल पावर 2 चल रहा है। तो E इज इक्वल टू के अपनी प्लेस पर है, इसको देखो जरा, Q इंटू 2l ये बन जाता है डाइपोल मोमेंट P इंटू 2r बाय में क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू, अब हम चलते हैं अजम्पशन की ओर। अब डाइपोल क्या है, बहुत छोटा सा डाइपोल है, NaCl का मॉलिक्यूल जिसको आप नेक्ड आई से देख नहीं पाते हैं, इतना छोटा मॉलिक्यूल, उसमें L उसका भी आधा हो गया भाई। 2l क्या है टोटल डाइपोल की साइज, लेकिन L तो उसका भी आधा हो गया ना, अब उसका भी क्या हो रहा है स्क्वायर, तो ये और छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो गया है ये L किसी कंपैरिजन में, इस R की कंपैरिजन में, तो L इज लेस देन R की कंपैरिजन में L इतना छोटा है कि आप यहां से L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। L बहुत छोटा है R से, इसीलिए L स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, यहां से इसको हटा दिया हमने, जीरो कर दिया इसको, बचा क्या आर स्क्वायर और पावर कितनी 2। तो E इज इक्वल टू के पी इंटू 2r डिवाइडेड बाय r पावर 4 बचा अपने पास, r का पावर 2 था, इसका होल पावर 2 था, पावर का मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया। अब इस r से एक r कैंसिल, तो ये फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आता है 2kp अपॉन r क्यूब। This is the net electric field intensity due to dipole in axial condition. Okay, क्लियर है? चलिए, तो ये था एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू लगने वाली किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल टू द पॉइंट जहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया है। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनेट हैं। अगर आप ग्राफ बनाएंगे E वर्सेस R का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस के साथ इस तरह से डिक्रीज होगा। क्लियर? चलिए, तो एक्सियल पोजीशन वाला पार्ट हमारा यहां से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जिसमें हम बात कर रहे हैं फाइंड द डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट विच इज लाइज एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन।
अगला इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है कौन से पॉइंट पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। दोनों कंडीशन को हमने स्टडी किया है अभी। तो यहां पर हम एक माइनस क्यू चार्ज कहीं हम ले लेते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज आपका यहां रखा है और प्लस क्यू चार्ज आपका इस समय यहां कहीं रखा है। इन दोनों के बीच एक डिस्टेंस कंसीडर किया हमने, कितना है वो 2l, लेकिन सेंटर से अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका डिस्टेंस l हो जाएगा और इसका भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अब इसके एक्सिस पर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से बनाते हैं, मींस ऐसी लाइन जो इस डायपोल को दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम वो पॉइंट P कंसीडर करेंगे जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्लियर? अब ये डिस्टेंस आपके पास है r, सेंटर से r डिस्टेंस पर ये आपका पॉइंट P रखा हुआ है। बाकी सब एज इट इज। ए भी हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है which is consist by minus q and plus q charge and having distance between them is 2l. Okay, now consider a point P at perpendicular bisector where the electric field intensity is to be measured. हो गया सब? चलो अब आते हैं हम आगे। प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा? तो प्लस क्यू इस पॉइंट P को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगी इस डायरेक्शन में। दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड वाले हैं तो आप E प्लस क्यू या E माइनस क्यू लिखें तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड वाले दो चार्ज हैं और दोनों से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल। एक यहां से इस तरफ फील्ड अप्लाई कर रहा है तो दूसरा चाहता है कि माइनस इस P से चलकर कहां आ जाए, माइनस चार्ज चाहता है कि इस P पर जो टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा है वो दौड़कर इस तरफ आ जाए। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ ये रहेगी, E माइनस क्यू और ये वाला E प्लस क्यू। अब दो फील्ड एक चार्ज पर, इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों चार्ज का, और यहां से उस पॉइंट की P की डिस्टेंस दोनों से कैसी है, इक्वल है। तो दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ P पर वर्क करेगी वो सेम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड और चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पर आप फील्ड फाइंड करना चाहते हैं इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम और यहां से डिस्टेंस भी कैसी है, इक्वल। यहां से निकाल सकते हैं आप। ये देखो आप, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। ये हाइपोटेनस कितना है, ये L है, ये R है, तो ये जो हाइपोटेनस अपने को मिलेगा ये मिल जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम इधर आ जाओ, यहां भी हाइपोटेनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो चार्ज सेम हो गए, डिस्टेंस भी सेम हो गई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज एट P वो हो जाएगी E प्लस क्यू ले लें या E माइनस क्यू लें, दोनों ही K Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस है यहाँ पर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर द होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो जो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होगा के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर? तो ये मिलेगी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, दोनों चार्ज की कहां पर, P पर। अब अगर दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होती या एक लाइन में होती तो हम ऐड कर लेते, हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। लेकिन इस समय ये माइनस वाली फील्ड इधर लाना चाहती है और प्लस वाली फील्ड इसको इधर भेजना चाहती है, तो ये भाई साहब जाएंगे किधर? यहाँ दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर एक साथ काम कर रहे हैं, तो इन दोनों वेक्टर का हमें रिजल्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो इसका रिजल्ट इधर कहीं मिलने वाला है। तो ये रिजल्ट कितना है ये हमें यहां से निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए दोनों चार्ज की फील्ड है, इनके हमें कुछ कंपोनेंट्स डिवाइड करना पड़ेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो यहां से ये एंगल कितनी होगी, थीटा हो जाएगी।
ये थीटा है तो ये प्लस क्यू जो फील्ड लगाई है यहाँ पर, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा के साथ वाला बन जाएगा ई कॉस थीटा। हम यहाँ प्लस यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही चार्ज की फील्ड सेम है। दूसरा कंपोनेंट इस ई कॉस के ठीक परपेंडिकुलर ये रहा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट बन जाएगा आपका ई साइन थीटा। क्लियर? तो ई प्लस क्यू के ये दो कंपोनेंट्स बन गए हैं, ई कॉस और ई साइन। अब माइनस वाले के डिवाइड करते हैं कंपोनेंट्स, तो यहां से ये एंगल भी थीटा है, तो अल्टरनेट प्रॉपर्टी कहती है ये एंगल भी थीटा होगा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट माइनस का हो जाएगा ई कॉस थीटा, और यहां से ई कॉस के ठीक परपेंडिकुलर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका अगला कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, ये रहा ई साइन थीटा। अब आपके पास माइनस और प्लस क्यू चार्ज की जो फील्ड थी उनके चार कंपोनेंट दोनों से मिल चुके हैं। अब देखिएगा इन चारों कंपोनेंट से हमको रिजल्ट पर जाना है। अब यहां देखें हम तो ई साइन थीटा प्लस क्यू चार्ज का और ई साइन थीटा माइनस क्यू चार्ज का, ये तो दोनों एक दूसरे के इक्वल और क्या है, अपोजिट है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। एक चाहता है मैं ऊपर ले जाऊं उतना ही फोर्स से, दूसरा चाहता है मैं नीचे लेके आऊं। दोनों का नेट रिजल्ट जीरो, ये तो इफेक्ट हट जाएंगे। तो हियर ई साइन थीटा आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो दे आर कैंसिल ईच अदर। ये दोनों तो एक दूसरे को कर लेते हैं कैंसिल, इनका काम खत्म हो गया। अब बचे हैं आपके पास ई कॉस थीटा इस प्लस क्यू का और ई कॉस थीटा इस माइनस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इन दोनों कंपोनेंट को हम कर लेंगे ऐड क्योंकि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P is equal to E net equal to sum of E cos theta plus E cos theta। तो E net is equal to ये हो जाता है 2E cos थीटा, और ये E की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है यहाँ पर, ये रहा, रख दो यहाँ लाकर। तो E net is equal to 2 into K Q by R plus L the whole square इंटू कॉस थीटा। बस एक छोटा सा काम और बचा है हमारा, इस कॉस थीटा को और कैलकुलेट करना है हमें। ये कॉस थीटा कितना मिलेगा आपको, तो इसके लिए जाना पड़ेगा हमको इस डायग्राम पर। आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है बी पी ओ या ओ पी ए, इन दोनों में आपका लगा लो कॉस थीटा। ये रहा इसका बेस और ये रहा हाइपोटेनस, किस में आएगा, कोस में। तो बेस है एल और हाइपोटेनस है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो L डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही कॉस की वैल्यू यहां लाके रख देते हैं। तो E नेट इक्वल टू 2 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको देखो 2QL, इसको तो आप P लिख सकते हैं, ये तो बन गया डाइपोल मोमेंट P डिवाइड बाय इस ब्रैकेट के अंदर देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस ब्रैकेट के अंदर वाले की पावर 1 और यहाँ अंदर वाले की पावर रूट मतलब हाफ। तो 1 प्लस हाफ करोगे आप तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द होल पावर 3/2 मिल जाएगा। अब यहां आ चुका है हमारे पास ई नेट का एक डेरिवेशन, बस आपको थोड़ी सी कंडीशन और अप्लाई कर देनी है। अब आते हैं हम एजम्पशन पर। तो भैया डायपोल तो आपका बहुत छोटा सा है ना, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, ये बहुत छोटा है। इस सेंटर ओ से ये डिस्टेंस जो एल है ये और छोटा, इसमें एल का स्क्वायर है तो वो और भी क्या हो गया, छोटा। तो सिंस
L इज लेस देन क्या है R, therefore L स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। तो L स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे L स्क्वायर यहां से हटता है तो आपके पास जो E नेट बचता है वो है KP अपॉन R स्क्वायर द होल पावर 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास जो ई नेट यहां मिला वो है KP डिवाइडेड बाय R क्यूब। दिस इज द फाइनल डेरिवेशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो पॉइंट हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है उस पर ये इतना हमारा क्या मिला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है। क्लियर? एक्सियल कंडीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है 2kp अपॉन R क्यूब, और ब्रॉड साइड का हमको मिला है वो KP अपॉन R क्यूब। इन दोनों को कंपेयर करें हम तो E एक्सियल इज इक्वल टू ये 2 अपनी जगह पर और KP बाय R क्यूब की जगह हम रख सकते हैं EB। तो इस तरह से जो एक्सियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है जस्ट डबल होती है ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे। क्लियर? तो E एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E ब्रॉड साइड। क्लियर सभी को? यहां भी E ब्रॉड साइड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डिस्टेंस के जो पॉइंट जहां पर आपको फील्ड फाइंड करनी है उसकी डिस्टेंस के क्यूब के ये इनवर्स प्रोपोर्शनेट होती है। यहां भी सेम ग्राफ बनेगा हमारा E वर्सेस R का इस तरह से। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। R जब इंफिनिटी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। क्लियर है सभी को? तो एक्सियल और नॉन एक्सियल मींस ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन दोनों टॉपिक आपके यहां से कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी टॉपिक की ओर, जिसमें हम फिर से एक डेरिवेशन फाइंड करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। अभी हमारे पास दो फिक्स पॉइंट थे एक्सिस पर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। यहां कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, आप कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक माइनस क्यू चार्ज लिया, एक प्लस क्यू, इन दोनों से मिलकर बनेगा हमारा डाइपोल, और इसके सेंटर से सेंटर पॉइंट O और इस सेंटर से हम किसी एक पॉइंट पर चले जाते हैं। मान लो वो पॉइंट हम यहां ले लिए, यहां पर आपका कोई पॉइंट P है, सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने शो कर ली वेक्टर R से। R इसकी डिस्टेंस है सेंटर से। इस पॉइंट P पर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंडीशन हो जाएगी हमारी एनी पॉइंट। तो यहां ना इस डाइपोल P को हम दो पार्ट में कट करेंगे। आपने पढ़ा है डाइपोल मोमेंट P। अब इस P के पास दो कंपोनेंट होंगे। इस पोजीशन वेक्टर के साथ इस डाइपोल मोमेंट P का एंगल अगर हमारा थीटा है तो इस P के हम बनाते हैं दो कंपोनेंट्स। तो नाउ डाइपोल मोमेंट P is divided into its two कंपोनेंट्स। बनाए दो कंपोनेंट, एक बनेगा थीटा के साथ इस तरफ पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में, ये होगा आपका P cos थीटा। दूसरा इसके ठीक परपेंडिकुलर यहां पर ये बनेगा आपका P sin थीटा। तो इस तरह से आपके पास दो कंपोनेंट आ जाते हैं। नंबर 1 आपको मिला है P cos थीटा, जो डायरेक्शन है उसकी अलोंग पोजीशन वेक्टर R। जिधर R है, जिधर पॉइंट P आपने लिया है जहां पर फील्ड फाइंड करनी है, उसी की डायरेक्शन में कौन है, P cos थीटा। और दूसरा आपके पास है P sin थीटा, ये है परपेंडिकुलर टू वेक्टर R। R से ठीक कहां है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस डाइपोल को हमने दो टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसका एक पार्ट P के अलोंग हो गया, पोजीशन वेक्टर R के अलोंग मिल गया हमको, और दूसरा R के ठीक 90 डिग्री पर। तो ये वाली कंडीशन हो गई आपकी एक्सियल, और ये वाली कंडीशन कौन सी होगी आपकी, परपेंडिकुलर। तो देखिए डाइपोल अब हमारा कहां आ गया है, डाइपोल को तोड़ लिया हमने, एक
पी कॉस थीटा में, दूसरा पी साइन थीटा में। तो एक डायपोल का पार्ट इस आर के साथ अलाइन हो गया एक ही लाइन में, ये कंडीशन हमारी बनती है एक्सियल कंडीशन। इस एक्सियल कंडीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी अभी कैलकुलेट की है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी इन एक्सियल कंडीशन। क्यों किया ऐसा? क्योंकि आर के साथ आपका पी कॉस थीटा अलाइन हो गया है, एक ही लाइन में आ गए दोनों। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी ई एक्सियल इज इक्वल टू 2k इंटू पी। डायपोल पी आता है, लेकिन यहां पर डायपोल का कौन सा इफेक्ट है? पी कॉस थीटा है। तो यहां पर पी की जगह हमें करना होगा पी कॉस थीटा बाय डिस्टेंस द होल क्यूब। या गई एक्सियल कंडीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आर के साथ पी साइन परपेंडिकुलर है, ये हो जाती है ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, या 8p कर लेते हैं, 8p इन ब्रॉड साइड कंडीशन। ई ब्रॉड साइड इज इक्वल टू, ये आता है के पी, लेकिन पी का आपको ये कंपोनेंट टेकन करना पड़ेगा पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रॉड साइड वाली। अब इस पी पर दो फील्ड काम कर रही है। एक सेल इसी के डायरेक्शन में ले जाना चाहती है, इधर। अब ये पी कॉस थीटा इधर है, लेकिन ये पी पॉइंट है, इधर थोड़ी ना आना है। इस प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको इधर ले जाएगी, तो इसका जो इफेक्ट इधर है इसको हम इस साइड में टेकन करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये हो गया ब्रॉड साइड। ई एक्सेल इधर, ई ब्रॉड साइड इधर, दोनों कंपोनेंट के बेस पर निकाली गई है, दोनों के बीच की एंगल 90 डिग्री मिलेगी हमें। तो इस समय इन दोनों का रिजल्ट कहां मिलेगा आपको? इस डायरेक्शन में। ये है हमारी ई नेट। ई बी ई एक्सेल दोनों ही 90 डिग्री पर है, एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों के बीच की एंगल कैसी बन रही है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के केस में इन दोनों का नेट रिजल्ट कैसे निकाला जाता है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, वो होगा हमारा ई नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ ई एक्सियल द होल स्क्वायर प्लस ई ब्रॉड साइड द होल स्क्वायर। अब आपके पास दोनों वैल्यूज हैं, यहां से यहां रख दीजिए। तो ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पहले एक्सेल वाली 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब द होल स्क्वायर, फिर ब्रॉड साइड वाली kp sin थीटा बाय आर क्यूब द होल स्क्वायर। ई इज इक्वल टू, जो कॉमन आ सकता है ले लो, kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब दोनों में है, कॉमन लिया। जैसे ब्रैकेट से बाहर निकला पावर 2 साथ में आ जाएगी, पावर 2 और ये रूट कैंसिल, तो kp बाय आर क्यूब इस रूट से भी क्या आ जाएगा? बाहर। kp बाय आर क्यूब तो एज इट इज बाहर आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा अपने पास? तो यहां बच रहा है 2 और cos, 2 का स्क्वायर किया तो ये 4 और ये cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां बच रहा है साइन, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बाकी सब कॉमन। एक अरेंजमेंट और करते हैं हम, इस 4 cos को हमने कन्वर्ट कर लिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में, और साइन को रखा हमने एज इट इज। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहां पर हमको एक फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो kp अपॉन आर क्यूब रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये मिलता है आपको ई नेट का फाइनल डेरिवेशन फॉर एनी पॉइंट। क्लियर? चलिए, इसकी हेल्प से आप दोनों डेरिवेशन को प्रूव कर सकते हैं, एक्सियल भी नॉन एक्सियल। एक्सियल में जो पॉइंट आपको लेना है, जहां पर आपको फील्ड फाइंड करना होती है, वो उसकी एक्सिस पर होता है, इसीलिए एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यहां रखो, थीटा की जगह 0। ई इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब तो अपनी जगह पर, और ये 3
कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 प्लस 1। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, हट गया, 3 + 1 4, और 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो आपको मिलेगा 2kp/r³। ये एक्सियल कंडीशन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन, तो ब्रॉड साइड में डायपोल के ठीक परपेंडिकुलर पर कौन होता है, आपका पॉइंट थीटा। यहाँ पर कितना हो गया, 90 डिग्री, यहाँ लाके रख दो 90 डिग्री, तो E = kp/r³ √3 cos स्क्वायर 90 + 1। अब cos 90 0 होता है, तो 0 + 1 1 होता है, और रूट में 1 की क्या वैल्यू 1। ये हमको मिलता है kp/r³। ये कंडीशन है ब्रॉड साइड वाली। आप दोनों को इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर एग्जाम्स में अगर आपको दे दिया जाए कि आपको एक्सीएल करना है या ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन करना है, तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर वो नहीं बोले तो अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर उसने बोला है कि आप ब्रॉड साइड कंडीशन में फाइंड कीजिए या एंड ऑन पोजीशन में, तो आपको वही डेरिवेशंस यहाँ पर लिखना होंगे। ठीक है, तो ये था डायपोल और उसकी तीनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेरिवेशंस। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों एक्सियल, नॉन एक्सियल या एनी पॉइंट कंप्लीट हो गए हो। डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो चुकी है इसके अंदर। तो डायपोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, वो सारे हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं यहाँ से। क्लियर है आप सभी को? आई होप पूरा लेक्चर आपका क्लियर हो गया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।